हम लोगों ने पहले लेक्चर में थियरी एसी की कंप्लीट कर दी थी। उसमें लास्ट में हमने सीखा था पावर थ्रू एसी सर्किट्स। इसमें एक एलसी ऑसिलेशन वाला रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है, जिसके क्वेश्चन अक्सर जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं, एडवांस में भी आते हैं, तो उसको भी थोड़ा अच्छे से सीख लेते हैं। एलसी ऑसिलेशन इसमें हम लोग क्या लेते हैं, t इक्वल टू 0 पे हम स्विच को क्लोज करते हैं। ये कैपेसिटेंसी का है और ये इंडक्टर। अब टाइम टी पे मान लेते हैं इसमें चार्ज रह जाता है, ये टाइम टी पे है। तो टाइम टी के लिए हम लोगों ने ये करंट आई और चार्ज क्यू इसमें लिया हुआ है। दोनों पैरेलल में ही कनेक्टेड हैं, ऑब्वियस है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, भाई इंडक्टर के अक्रॉस होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू बाई सी, कैपेसिटर के अक्रॉस मतलब क्यू बाई सी, इंडक्टर के अक्रॉस मतलब एल डी आई ओवर डी टी। यहाँ पे हम एल को, आई को क्या लिखेंगे, माइनस डी क्यू ओवर डी टी, माइनस डी क्यू ओवर डी टी। तो क्यू इक्वल टू माइनस एल माइनस लेने के पीछे लॉजिक ये है कि कंटिन्यू चार्ज इसमें डिक्रीज करेगा, इसलिए हम माइनस लेंगे। तो डी क्यू ओवर क्यू अपान एल सी, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये एसएचएम की कंडीशन हो गई। आप देखिएगा एसएचएम हम लोग क्या पढ़ते थे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसे पढ़ते थे अपने। डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्यू आया हुआ है, बस एक्स के प्लेस पे क्यू आया हुआ है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अपने क्या लिख देंगे, 1 अपान एल सी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपान अंडर रूट एल सी, ठीक है। यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपान 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब अगर हम ध्यान से समझें तो इसमें जो चार्ज है उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, करंट की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एनर्जी की क्या होनी चाहिए, 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। देखिए t इक्वल टू 0 पे हमें क्या दिया हुआ है, q इक्वल टू क्यू नॉट। पाई इक्वल टू पाई बाई 2। अब q की जगह पे क्या लिख देंगे, q इक्वल टू क्यू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी q
ये आ जाएगी हमारी चार्ज की इक्वेशन एट टाइम टी के ऊपर। अब चार्ज की इक्वेशन के बाद हम लोग करंट की इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन वो भी देखते हैं। इसमें श्योर ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए, ये चार्ज की इक्वेशन आ गई। अब करंट की बात करते हैं। माइनस डी क्यू ओवर डी टी, यानी माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। और कॉस था चार्ज में, तो इसलिए कॉस का डिफरेंशिएशन अपना साइन माइनस के साथ होता है तो प्लस हो जाएगा। Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया। तो क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आपका, इसको हम मैक्सिमम करंट आई नॉट लिख देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई नॉट। तो दोनों के बीच में 90 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। चार्ज आपका कॉस ओमेगा टी में है, करंट आपका साइन ओमेगा टी में है, मतलब चार्ज आपका 90 डिग्री से लीड करेगा, ठीक है। तो ये करंट आया, ये चार्ज आएगा। ठीक है, चलिए अब एनर्जी की बात करते हैं हम इसमें। एनर्जी एट टाइम टी, देखिए कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और इंडक्टर की एनर्जी 1/2L आई ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2c क्यू नॉट स्क्वायर प्लस 1/2L। अब आई नॉट की जगह पर हम क्या लिख देंगे? क्यू नॉट इंटू ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा क्या था? 1/√LC। तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, और ये इधर भी सॉल्व करो तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो एनर्जी आपकी टोटल क्या आ जाएगी? क्यू नॉट। ठीक है, अब ये एनर्जी आपकी इनिशियली जो कैपेसिटर में स्टोर्ड थी वही है, मतलब ये है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अपने ये भी यहाँ लिख सकते हैं, जो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c है वही क्या होना चाहिए? 1/2L आई नॉट स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते हैं, डिक्रीज इन एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी इन इंडक्टर। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, E इक्वल टू एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस एनर्जी इन इंडक्टर
इक्वल टू कांस्टेंट, एनर्जी इन इंडक्टर प्लस एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में होता है डिक्रीज इन काइनेटिक इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल, या इंक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू डिक्रीज इन काइनेटिक, और दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। सेम मैनर में आप इस प्रोसीजर में देखेंगे एलसी ऑसिलेशन में मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट है, वो आइदर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आइदर इंडक्टर के बराबर है। चलिए हम लोग अब HCV के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। इसमें HCV में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट इतने में ही AC क्लियर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। द थ्रेशोल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एट 220 वोल्ट RMS, जो गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वोल्टेज या करंट की, वो हमेशा RMS होती है, एंड 50 हर्ट्ज। फाइंड पीक वोल्टेज एंड लीस्ट पॉसिबल टाइम इन विच वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम RMS वैल्यू टू 0। ओके, देखिए RMS हमको दे रखा है 220 वोल्ट, ये RMS है। फाइंड पीक वैल्यू, तो RMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, B0 अपॉन √2। ये आ गया, ये पीक वैल्यू आ गई। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, हम दूसरे में फाइंड द पॉसिबल टाइम इन विच वोल्टेज फ्रॉम कैन चेंज फ्रॉम RMS टू 0। हमने वोल्टेज सपोज माना, RMS मतलब ठीक है, तो अपने ये भी बोल सकते हैं 0 टू RMS या RMS टू 0, दोनों में सेम टाइम होगा। जो कहानी होती है वो सिमेट्रिक होती है हर क्वार्टर साइकिल के लिए। पीक के अबाउट 0 टू RMS या RMS टू 0, दोनों में सेम टाइम होगा। पूछा क्या गया है, वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम RMS वैल्यू टू 0, यानी RMS टू 0 या 0 टू RMS, हमारे लिए दोनों ही बातें एक हैं। तो हम वोल्टेज इक्वेशन ऐसे ले लेते हैं, B इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब 0 टू RMS का टाइम निकालते हैं, यही टर्म हो जाएगा RMS टू 0 के लिए, तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 1/√2 की वैल्यू। और इसको अपने क्या लिखेंगे, 2π, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो f लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो चलो f लिख देते हैं। टाइम t पूछा है ना, तो 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 50, तो ये सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, पीक के अबाउट जो है वोल्टेज का वेरिएशन सिमेट्रिक होता है, आप इधर जाएं या इधर जाएं, तो जैसा टाइम पीक तक जाने में लगता है वैसा ही पीक से 0 तक आने में लगता है।
तो हम आर एम एस टू जीरो निकालें या जीरो टू आर एम एस निकालें, उतनी ही वैल्यू आनी है। हाँ, हमारे लिए आसान इसलिए पड़ गया ये, क्योंकि जीरो से आर एम एस जाने में स्टार्टिंग अपनी हो जाती है, तो इक्वेशन हमारे लिए लिखने के लिए आसान हो जाती है, साइन में आ जाती है। अदरवाइज हम इक्वेशन भी बदलनी पड़ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट डीसी, यानी B इक्वल टू 12 वोल्ट, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं DC। ठीक है, अब क्या बोला गया है? फुल स्टॉप, इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स एंड गिव्स नॉर्मल ब्राइटनेस। इसका मतलब ये है कि AC सोर्स की भी इसमें जो ब्राइटनेस होगी वो इतनी ही रखनी है AC सोर्स से भी। इसका मीनिंग ये है कि AC सोर्स से भी जो वोल्टेज इसमें आ रहा होगा वो 12 वोल्ट होगा, बट वो 12 वोल्ट क्या होगा? RMS। तो 12 वोल्ट क्या होगा? RMS। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स? तो हमने बताया था DC और AC में सेम काम करने के लिए AC में हम लोग RMS ले लेंगे, तो ये सेम ब्राइटनेस है, तो RMS वैल्यू अगर आती है AC से तो वो सेम ब्राइटनेस देगी, और ये क्या हो जाएगा? B0/√2। ठीक है, ये B0 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर C1 की बात करते हैं। द करंट इन ए डिस्चार्जिंग एलार सर्किट इज गिवन बाय I equal to I0 e की पावर माइनस t upon tau, where tau is the time constant of the circuit. Calculate RMS current for the period 0 to tau. देखो I इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? ठीक है, तो टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट है, हालांकि क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम कांस्टेंट है, और एक टाइम कांस्टेंट में अपने को RMS निकालने। ओके, RMS के लिए क्या? 0 टू टाउ I² dt। ठीक है, चलिए अब √0 टू टाउ I0² e की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ इंटू dt अपॉन टाउ, जो फिक्स वैल्यू है वो हम बाहर ही कर देते हैं, तो IRMS इक्वल टू क्या आ जाएगा? I0 अपॉन √टाउ, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x, तो अंदर ये बचा e की पावर माइनस 2t अपॉन टाउ dt। चलिए इंटीग्रेट करते हैं,
ई की पावर ए एक्स टाइप का इंटीग्रेशन हुआ तो ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स होता है और ए से डिवाइड भी करते हैं अपने। अब इसकी वैल्यू रखते हैं ई की पावर -2 टाउ बाई टाउ माइनस ई की 0, तो ये आ गया आई नॉट अपान रूट टाउ ई की पावर -0 1 और ये माइनस भी अंदर एडजस्ट कर देता हूँ मैं, तो ई की पावर माइनस टाउ से टाउ चला गया अपान क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें बाकी कुछ तो एडजस्ट करने को है नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट और कर सकते हैं तो कर लेते हैं। चलो आई आर एम एस इक्वल टू क्या आ जाएगा आई नॉट अपान अंडर रूट 2 टाउ अंडर रूट 1 माइनस 1 अपान ई स्क्वायर, तो आई नॉट अपान अंडर रूट 2 टाउ ई स्क्वायर माइनस 1 अपान ई स्क्वायर, तो ई भी बाहर आ सकता है आई नॉट अपान ई अंडर रूट 2 टाउ अंडर रूट ई स्क्वायर -1। मैं एक बार फिर बता दूं इसको, इसमें अपने को बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या था, देखिए अपने को हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी थी, तो आरएमएस वैल्यू का मतलब हो गया आई स्क्वायर डी टी 0 टू टाउ डिवाइडेड बाई टाउ स्क्वायर रूट के अंदर, ये हमने रखा, इसका स्क्वायर किया, आई नॉट स्क्वायर आए ई की पावर -2t बाई टाउ ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ें बाहर आ सकती मैंने बाहर लिख दी थी, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए से हमने डिवाइड भी किया, ए से हमने इसको डिवाइड भी किया, तो एक यहाँ पे टाउ बचता है, तो अंडर रूट टाउ यहाँ पे रह जाएगा, ये टाउ यहाँ पे एक बचता है और माइनस हमने अंदर एडजस्ट कर दिया था, और फिर ई को 1 अपान ई स्क्वायर रखने के बाद ये एडजस्ट किया, तो ये आपका अंडर रूट टाउ अभी भी चलता आ रहा है इसमें, अंडर रूट टाउ। अब यहाँ अंडर रूट टाउ से ये हम कैंसिल कर देते हैं, तो फिर आई नॉट अपान अंडर रूट 2 ई स्क्वायर -1, ये इस तरीके से रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन जैसा हम लोग साइन और कोसाइन में करते हैं, बिल्कुल हमने वैसे ही किया है। हाँ, ये है कि कुछ अजीबोगरीब दे दिया था ई की पावर एक्स में, तो ई की पावर एक्स का अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ साइड में ऐसे लिख देता हूँ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स अपान ए, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स रहेगा और एक एक्स के मल्टीपल से हम साथ ही साथ डिवाइड भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 10th वाले पे आते हैं। टेंथ वाला क्वेश्चन क्या है,
A coil has a resistance ohm and inductance of 0.4 Henry. It is connected to an AC source of 6.5 volt, 30 by pi hertz. Find the average power consumed in the circuit. देखो हम लोगों ने पढ़ा है कंज्यूम्ड पावर जो है वो केवल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टेंस है तो पावर की बात करनी है, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो नहीं करनी है। तो आर हमें कितना दिया हुआ है 10 ओम, और इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 0.4 है, ठीक है। और गिवन वोल्टेज जो भी अगर कुछ नहीं है, सिंपली गिवन है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो हमेशा उसको हम आरएमएस मानेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 30/पाई हर्ट्स, ये हर्ट्स गिवन है। फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, चलिए तो पहले कॉइल का हमें इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है ओमेगा इंटू एल, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2πf_L। 2πf की वैल्यू क्या है और L कितना है 0.4, ठीक है। तो डेसिमल से ये, तो ये क्या हो गया है, ये 6 और 6 और तो क्या हो जाएगा इतने ओम, 24 ओम हो जाएगा। एक्सेल की वैल्यू 24 ओम आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस क्या होगा √R एक्सेल स्क्वायर। ये इम्पीडेंस आ जाएगा। अब अपने बात करें कि आईआरएमएस करंट क्या होगी, बीआरएमएस डिवाइडेड बाई जेड। बीआरएमएस कितना है 6.5, जेड की वैल्यू ये है, ठीक है। ये कैलकुलेट हो सकती है कितनी होगी, क्या है, ये एम्पियर में आ जाएगी आईआरएमएस। जब एम्पियर में आईआरएमएस आ गई तो अपने को अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। एवरेज पावर मतलब आईआरएमएस का होल स्क्वायर इनटू आर, आईआरएमएस का होल स्क्वायर इनटू आर, ये हमने डिराइव किया था लास्ट में। तो इसमें आईआरएमएस भी निकाल ली अपने ने और आर की वैल्यू हमें 10 दे रखी, तो ये फाइनली अपने ये वैल्यू वॉट में आ जाएगी। ये फाइनली वैल्यू वॉट में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 11th वाले क्वेश्चन की। 11th वाला क्वेश्चन क्या है, ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू an AC source E equal to 12 volt sin 250 pi per second t. Find the energy dissipated as a heat find energy dissipated as a heat from 0 to 1 millisecond. ओके चलो, रेजिस्टेंस हमको क्या दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास B इक्वल टू क्या B0 साइन ओमेगा टी। मैं जनरल मैनर में निकाल के दिखा देता हूँ। अब अपने को एनर्जी डिसिपेटेड मतलब हीट की बात कर रहा है, तो 0 to T क्या करना पड़ेगा 0 to T। अब यहाँ पे तो ऐसे लिख देते हैं I² RdT लिखें तब भी वही आना है, ऐसे लिखें तब भी वही आना है, देख लीजिए। तो ये 1/R 0 to T V0²
ठीक है। ठीक, अब इसके लिए कोई टाइम टी की बात हो रही है। अगर बहुत लॉन्ग टाइम टी होता तो जैसे हमने आरएमएस में एवरेज वैल्यू लगा दी थी वो कर सकते थे, या टाइम इंटरवल होता तो अपने जो है इसमें पूरी तरह से इंटीग्रेट ही करेंगे कि क्या आएगा। अब इसके लिए देखो आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब अपने हीट की बात करते हैं। बी नॉट स्क्वायर बाई आर 0 टू टी और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लीनियर सिंप्लीफाइड फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। बी नॉट स्क्वायर बाई 2 आर इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कॉस। तो अब चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं 0 टू टी 1 डी टी माइनस 0 टू टी कॉस ओमेगा 2 टी डी टी। ये हीट निकाल के हमने एक पूरा कोई क्वेश्चन किया नहीं है तो इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फिर फाइनली क्या आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाई 2 आर, यहाँ तो टी आएगा और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, जो मल्टीपल है उससे डिवाइड भी करेंगे 0 टू टी। अब फर्दर आगे चलो कहानी क्या है वो देखते हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात है। हीट अपने को अगर इस तरह से कैलकुलेट करने को आ जाए ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल तो पूरा ही प्रोसीजर इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। पावर में तो डायरेक्टली आरएमएस में कन्वर्जन हो जा रहा था बट इसमें ऐसा नहीं है। टी माइनस, अब ये होगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन 0। साइन 0 मतलब क्या होता है 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा बी नॉट टी माइनस साइन, ये हो गया। ठीक है, अब जो हमें इक्वेशन गिवन है और वो सारी वैल्यू रख देंगे। देखो जो आर हमें कितना गिवन था 100 ओम, बी या ई इक्वल टू एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नॉट की जगह पे हम क्या रखेंगे, और ओमेगा की जगह 250, आर की जगह पे 100 ओम, बी नॉट की जगह 12 वोल्ट, ओमेगा की जगह 250 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए सारी वैल्यू उठा के हम रख देते हैं। ठीक है, और टाइम भी टी इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड यानी 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। ये टाइम की वैल्यू रख देंगे तो जो भी आंसर है वो हमारा जूल में फिर फाइनली आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, हम लोग जो पावर के फार्मूले पढ़ते हैं उसमें डायरेक्ट आरएमएस के टर्म में आंसर आ जाते हैं, बट हीट के लिए हमें इंटीग्रेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं पता है और ना ही हम कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वेरिएबल करंट होती है और हीट के निकालने के लिए आपको आई स्क्वायर आर डी टी या बी स्क्वायर बाई आर डी टी जो भी फार्मूला लगाना है तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो 12th वाले की बात करते हैं। इन ए सीरीज आरसी सर्किट विद एसी पावर सोर्स आर इक्वल टू 300 ओम, सी इक्वल टू 25 माइक्रोफेरेड, कॉमा ई नॉट मतलब 50 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 अपान पाई हर्ट्ज, फाइंड पीक करंट एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। ई नॉट दिया है मतलब अपने को पीक वैल्यू लेनी है। फिर अगर कुछ नहीं लिखा होता, सिंपल लिखा होता तो अपने उसको आरएमएस वैल्यू ही लेते हैं। आर इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है? 300 ओम। देखो चलो, हमें जो भी निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो निकालना पड़ ही जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? 1 अपान ओमेगा सी, यानी 1 अपान 2 पाई एफ सी। एफ की जगह क्या हो जाएगा? 50 अपान पाई। सी की जगह क्या हो जाएगा? इसको और एडजस्ट करते हैं। 100 इंटू 100 हम लोग लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 400 ओम। ये आ गया एक्सी। अब अपने को पूछा इसमें क्या क्या है? पीक करंट मतलब जेड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। चलो तो इम्पीडेंस निकालते हैं। जेड इक्वल टू क्या होगा? आरसी सर्किट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर का मतलब क्या है भाई? 300। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 ओम। ये जेड आ गया। और पीक करंट का मतलब क्या होगा? आई नॉट इक्वल टू बी नॉट बाई जेड। बी नॉट कितना दिया हुआ है? 50 वोल्ट की विन है इसमें। ये जो है 50 वोल्ट की विन है, मैंने यहाँ 25 लिख दिया। ये 50 वोल्ट की विन है। चलो 50 वोल्ट ले लेते हैं। ये 50 यानी कि 1/10 एम्पियर। ये आ गई पीक करंट। अब अपने से क्या पूछा है? इसी में एंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट डिसिपेटेड इन द सर्किट। चलो तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस मतलब आई नॉट अपान √2 का होल स्क्वायर इंटू आर।
तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। तो पी एवरेज आई नॉट मतलब क्या होगा, और आर क्या होगा, आर क्या होगा 300 गिवन है। तो गिवन कंडीशंस के हिसाब से जो कंज्यूम्ड पावर है वो आ जाएगी 1.5 वाट। ठीक है, गिवन कंडीशंस के हिसाब से क्या आ जाएगा, 1.5 वाट। चलिए अब इसमें अपने 13 वाला क्वेश्चन भी करते हैं। 13 वाले क्वेश्चन के पहले अपने 13 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू कंज्यूम 55 watt when operated at 110 volt. Full stop. It is connected to a 220 volt 50 line through a choke coil in series. What should be the inductance of the coil for the bulb get correct voltage? देखो देखिए, जो कंडीशन गिवन है उसमें चोक कॉइल मतलब सिंपली इंडक्टर है, और बल्ब सिंपली रेजिस्टर है, ये आर और ये एल। ठीक है, तो उसका रेजिस्टर हम रेजिस्टेंस अभी निकाल भी लेंगे जो गिवन कंडीशंस है। और इधर जो अप्लाइड वोल्टेज है 220 और इसमें 110 वोल्ट, तो इसमें कितना जाएगा वो अपने निकाल लेंगे। ठीक है, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए बल्ब की बात करते हैं, P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर। पी कितना दिया हुआ है 55 वाट और ये 110, तो R इक्वल टू क्या आ गया 220 ओम, 220 ओम, ये R आ गया। ठीक है, अब ये तो प्योरली इंडक्टर ही मानना है हमें, और उसके बाद हमसे ये पूछा है कितना, चलिए कितना इंडक्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, और कुछ गिवन है, हाँ पावर है और हमें इसका वोल्टेज गिवन है, तो इसमें हम करंट भी निकाल लेंगे। P इक्वल टू बी आई से, P कितना है 55, ठीक है, और वोल्टेज कितना 110, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 एम्पियर। तो I कुछ नहीं लिखा तो हमेशा हम इसको जो है RMS मान के चलेंगे, और मैक्सिमम के लिए पीक के लिए I नॉट अपने लिख लेते हैं। तो ये 1/2 और B कितना दिया हुआ है, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 220 जेड, यानी इम्पीडेंस कितना आ जाएगा 440 ओम, और RL सर्किट दिया है, तो इम्पीडेंस का मतलब क्या होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब Z कितना निकला है 440 ओम, R कितना है ये हमने निकाल लिया है 220, और यहाँ से एक्सएल आ जाएगा, एक्सएल का मतलब है ओमेगा इंटू एल, मतलब 2πfL। सब कुछ गिवन है, ठीक है, बाकी वैल्यू 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्सएल भी निकल जाएगा, एल की वैल्यू अपने आप फिर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बल्ब को एज ए रजिस्टर मानना है, और इंडक्टर में कुछ नहीं बोल रहा है, एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं गिवन है, तो प्योर इंडक्टर। अदरवाइज कुछ कंडीशंस गिवन है, जैसे हमने एक बार बल्ब को डीसी से कनेक्ट किया, एक बार एसी से, इसका मतलब उस केस में
इंडक्टर में रेजिस्टेंस की बात करनी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 वाले पे आते हैं। 14 वाले क्वेश्चन क्या है, इन सीरीज LCR सर्किट एंड AC सोर्स R इक्वल टू 300 ओम, C इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड, L इक्वल टू 1 हेनरी, E नॉट इक्वल टू 50 यानी B नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी 50 अपॉन पाई, फाइंड द पार्ट ए RMS करंट इन द सर्किट, पार्ट B द RMS पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, रजिस्टर एंड इंडक्टर, full stop. Note that sum of RMS potential difference across the three elements is greater than the applied voltage. Okay. तो बेसिकली ये सीरीज RLC का सर्किट है। और अप्लाइड वोल्टेज P नॉट कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 अपॉन पाई हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके चलिए अब क्या बोला है, पहले में फाइंड द RMS करंट थ्रू द सर्किट। तो रेजिस्टेंस तो दिया होना चाहिए, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 300 ओम। एक्सेल कितना है, ओमेगा एल से निकालेंगे 2 पाई एफ एल यानी 50 अपॉन पाई। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू गिवन है 1 हेनरी, यानी ये हो जाएगा 100 ओम। ऐसे ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी, सी की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। अब ये क्या होगा, ऊपर तो हम 10 टू द पावर 6 ले देते थे, चलो, और ये क्या हो गया 100, 2 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 5 हो गया, ये 10 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 500 ओम। अब हमें RMS करंट निकालनी है, तो पहले Z निकालना जरूरी है। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो R कितना दिया हुआ है 300 और XL कितना दिया हुआ है 100 और ये कितना दिया हुआ है 500, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 500 ओम आ जाएगा। अब IRMS पूछा, IRMS मतलब BRMS अपॉन Z, ठीक है। BRMS मतलब B नॉट अपॉन रूट 2 यानी 50 अपॉन रूट 2 बाई 500, 1 अपॉन, इतना हो गया। IRMS की वैल्यू 1 अपॉन 10 रूट 2 एम्पियर। अब अपने से ये पूछा है बी वाले पार्ट में, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, रजिस्टर एंड इंडक्टर। चलिए आगे करते हैं इसको। तो अपने से बी वाला पार्ट है बेसिकली ये, बी आर इक्वल टू IRMS इंटू
रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300। ऐसे ही इंडक्टर के अक्रॉस और ये 100 निकाला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस BC इक्वल टू IRMS इंटू XC, ये क्या है, और ये 500 निकाला था तो क्या आ जाएगा 50/√2 वोल्ट। अब देखिए जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर उसको हम RMS लें अप्लाइड को 50/√2 वोल्ट आएगा, और जबकि तीनों के अक्रॉस कितना हो गया ये प्लस ये प्लस ये 90/√2, तो तीनों का सम इससे ज़्यादा है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं कि हमें वेक्टर एडिशन करना है ना कि डायरेक्ट सम। एसी में फेजर डायग्राम इसलिए बनाया जाता है, तो एसी में जब भी आपको रिजल्टेंट वोल्टेज और डिफरेंट वोल्टेज को इक्वेट करना है तो कभी डायरेक्ट सम उसमें नहीं कर सकते हैं, हमेशा ही हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इसका आंसर ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ेंगे। अब चलिए 16 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 वाला क्वेश्चन क्या है, an inductance of 2 Henry and capacitance of 18 microfarad and a resistance of 10 kilo ohm are connected to an AC source of 20 volt with adjustable frequency. Part A, what frequency should we choose in to maximize the current in the circuit? Part B, what is the value of this current? Okay, देखिए अपने को मालूम है जो फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमाइज करने के लिए वो आपकी डिपेंड करती है एल और सी पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो एफ नॉट इक्वल टू क्या आएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, यानी 1/2 पाई अंडर रूट एल कितना दिया हुआ है 2, और ये तो 2 इंटू 18 36, और ये 10⁻³ आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर जाके 10⁻³ डिवाइडेड बाय, तो ये आपकी हर्ट्स, इतनी फ्रीक्वेंसी आ गई पहले पार्ट का आंसर। और पार्ट बी में व्हाट विल बी द मैक्सिमम आरएमएस करंट। ठीक है, अब इसमें कुछ भी ऐसा बोला नहीं है, 20 वोल्ट सिंपली दिया हुआ है तो उसको हम आरएमएस ही मान के चलते हैं। अगर पीक वैल्यू बोला हो या B0 या E0 लिखा हो तो उसको पीक वैल्यू लेना है। अपने को मालूम है जब रेजोनेंस होता है तो Z की वैल्यू R होती है, तो IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा रेजोनेंस पे BRMS/R। BRMS कितना दिया हुआ है 20, और R कितना दिया हुआ है 10 किलो ओम। ठीक, ये 16 वाला आ गया क्वेश्चन हमारा। अब अपने 17 वाला क्वेश्चन और करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत इसमें होती नहीं है इसमें, तो सेवनटीन वाला एन इंडक्टर coil, capacitor and AC source of RMS voltage
आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें क्या बोला, इंडक्टर कॉइल कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सोर्स ऑफ 24 वोल्ट RMS, कुछ नहीं दिया तो अपने RMS ही मान के चलते हैं। When the frequency of the source is varied, maximum RMS current is 6 एम्पियर। देखिए इसका मतलब जो इंडक्टर है उस इंडक्टर में रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ हो, और ये RMS दे रखा है। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है कि इसमें RMS की मैक्सिमम वैल्यू 6 एम्पियर है, तो ये मैक्सिमम RMS तभी आता है जब रेजोनेंस हो। आई मैक्सिमम ब्रैकेट में RMS लिख देता हूँ, तो ये तभी आता है जब ये रेजोनेंस हो, और रेजोनेंस के केस में Z की वैल्यू कितनी आती है R, और ये दिया हुआ है 6, BRMS कितना है 24, ये R हो जाएगा। तो R की तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम, R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला, इफ दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट then and internal resistance 4 ohm, what will be the current। देखो इंडक्टर कनेक्ट किया, इसका लो देखिए एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल, ये ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, डीसी की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, तो अपने को स्टेडी स्टेट की बात करनी है तो एक्सएल तो जीरो हो जाएगा, तो केवल रेजिस्टेंस का ही रोल रहेगा इंडक्टर में। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन में ये बात बताई थी कि जब हमसे कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग जो है इंडक्टर के अंदर प्योर इंडक्टेंस की बात करेंगे। अगर उसको दोनों कंडीशंस में लगा के दिखाया हुआ है, AC और DC दोनों कंडीशंस की बात कर रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे इंडक्टेंस के साथ रेजिस्टेंस भी उसके अंदर दिया हुआ है, या रेजिस्टेंस तो हमेशा होता ही है, बट आइडियल कंडीशन में हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें समझ के आंसर करना है। अब इसमें करंट चलो I डैश मान लेते हैं, I डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस R। इंडक्टेंस है L है, बट इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। EMF कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, और इसका तो रेजिस्टेंस 4 दिया हुआ है, इंटरनल इसका कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस हमें इंडक्टर का दिया था और 4 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या हो गया 12 डिवाइडेड बाई 8 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.5 एम्पियर आ जाएगा, 1.5 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें जो भी काम के क्वेश्चन थे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। AC के थ्योरी भी जितनी ज़रूरत थी वो पूरी हमने डिस्कस कर ली है, और इस तरीके से हम लोग देखें तो EMI और AC दोनों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर भी तुम लोग कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा मटेरियल लगा रहे होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, तो कई लेक्चर में अपने ये बात कर चुके हैं कि जो सब लगा रहे हैं वो लगाएं, अच्छी बात है। उनके जो भी डाउट और डिस्कशंस होंगे वो अपने सामने जब भी मिलेंगे तो उनको कर लिया जाएगा, क्योंकि कुछ डाउट मैं पहले भी बता चुका हूँ ऐसे होंगे जो आमने सामने अच्छे से समझ में आएंगे। कोशिश की जा रही है इसमें कि मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी कुछ बचते हैं तो आमने सामने जब भी मिलेंगे तो उनको अपने सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।